पढ़ने लगे हैं ड्रग्स फॉर न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस। ठीक है, उसमें से पहली हमारे पास जो डिजीज़ आएगी वो आएगी पार्किंसोनिज्म। ठीक है, पार्किंसोनिज्म में हम उसकी पहले हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन में ये आएगा ऐसी ड्रग्स जो इंक्रीज़ करे डोपामिन सिंथेसिस को। उसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इसमें ज़्यादा हम कॉम्बिनेशन में ड्रग्स देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डोपामिन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवाना होता है। इसमें हमारे पास आएगी इंटाकोपोन, लीवोडोपा, कार्बिडोपा को। इंटाकोपोन आएगी अगर हम लीवोडोपा और कार्बिडोपा को कॉम्बिनेशंस में दे रहे हैं तो हमारे पास एनिमेंटिक टैबलेट होती है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, हम वो देख लें। अगर हम इंटाकोपोन, लीवोडोपा और कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे तो स्टेलिवो आएगी। इंटाकोपोन क्यों देते हैं कॉम्बिनेशन में इसके साथ, इन दो मेडिसिन के साथ, वो मैं आगे जाके बताऊंगी आपको। अभी सिर्फ मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। आगे है डोपामिन रिलीजिंग ड्रग्स। डोपामिन ऐसी ड्रग्स जो डोपामिन को रिलीज कराती हैं, वो हमारे पास है मेंटाडीन। फिर डोपामिन रिसेप्टर अगोनिस्ट में हमारे पास दो किस्म की क्लासिफिकेशन आती है। एक जो डोपामिन रिसेप्टर अगोनिस्ट की टैबलेट्स होती हैं वो दो किस्म की चीज़ों से बनती है। एक होता है एर्गोट डेरिवेटिव्स, एक होता है नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स। अब इस जो एर्गोट डेरिवेटिव्स होता है वो होता है ब्रोमोक्रिप्टिन, और जो नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स होता है वो एमोमॉर्फिन और परगोलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आई है मोनोअमाइड ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। इसमें हमारे पास आता है स्लेग्लिन, रेसासेग्लिन, सफीनामाइड। ये हमारे पास 3 ड्रग्स आती हैं। आगे हमारे पास आता है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। इसमें आता है टोल्कोपोन, इंटाकोपोन, ओपिकोपोन। ठीक है, जो हमारे पास ये दो हैं ये ओल्ड ड्रग्स हैं, और ओपिकोपोन है ये न्यू ड्रग आई है मार्केट के अंदर। इसकी पोटेंसी भी ज़्यादा है, इसका इफेक्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, आगे हमारे पास आई है एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स। एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स में आता है बेंजोट्रोपाइन, प्रोसाइक्लिडीन, ऑर्फेनड्रीन, पिप्रिडीन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी होगी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म होता क्या है? हमारे पास पार्किंसोनिज्म एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है। क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर यानी ये ऐसी बीमारी है जो कि एज के साथ साथ बढ़ती ही रहती है। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो हमारे न्यूरॉन को डैमेज करता है, नर्व को डैमेज करता है, नर्व के रिसेप्टर्स को डैमेज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मसल मूवमेंट खराब हो जाती है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन के अंदर मोटर नर्व जो है उसको डैमेज करता है। देन हमारे पास क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे पास मसल मूवमेंट भी हमारे पास खराब हो जाती है, वॉलेंट्री से इनवॉलेंट्री मूवमेंट में शिफ्ट हो जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे पास रिजिडिटी होती है, ट्रेमर्स होती है, ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब ये होता है कि हमारी जो मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्लोनेस आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, रिजिडिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे मसल स्टिफ हो जाएंगे, मूवमेंट करने में मुश्किल होगी, हमारा पोस्टर खराब हो जाएगा। ट्रेमर्स क्या है, झटके लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके सिम्टम्स में अगर देखें तो एक्सेसिव सलाइवेशन, सलाइवा का जो प्रोसेस है हमारे एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल सलाइवा जनरेट होता है, लेकिन तब हमारे पास सलाइवा क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में बनेगा, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। और हमारे पास क्या होगा, कभी कभी इतनी स्वेयर कंडीशन हो जाती है कि सलाइवा का कलर भी चेंज हो जाता है, ब्राउनिश कलर में चला जाता है। अब नॉर्मल पोस्टर हो जाएगा, पोस्टर भी हमारे पास खराब हो जाएगा, शिवरिंग करेंगे हैंड। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, वॉलंटरी मूवमेंट खत्म होकर इनवॉलंटरी में जाएगी। केस इन्वॉल्व अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हमारी पॉपुलेशन में देखें तो 0.1 to 1% ऑफ पॉपुलेशन को ये होता है। और अगर हमारे पास अबव 65 एज, इसमें ये कुछ ये है कि 65 एज के बाद भी होता है, और कुछ में ये बताया गया है कि अगर आपको पार्किंसोनिज्म है और एज आपकी 65 अबव हो गई है तो उस कंडीशन में आपकी जो वो है ना पार्किंसन डिजीज़, वो वर्स कंडीशन में चली जाती है और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। ठीक है, अगर हम देखें ये क्यों कॉज होता है, दो कंडीशंस पे हम देखते हैं। अगर हमारे पास इम्बैलेंस हो जाए, इनहिबिटरी डोपामिन, डोपामिन हमारे पास क्या है, इनहिबिटरी न्यूरॉन है। ठीक है, इनहिबिटरी सिक्रीशन है। ठीक है, और हमारे पास एक्सेटरी एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन क्या हो, इम्बैलेंस हो जाए। अगर डोपामिन किस तरह इम्बैलेंस होगी ये मैं आपको नीचे बताऊंगी। आपने बस अब ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि अगर डोपामिन और एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन इम्बैलेंस हो जाए, ज़्यादा या कम हो जाए, तब हमारे पास पार्किंसोनिज्म कोज होता है। अब मैं बताऊंगी कौन सी चीज़ कम होती है और कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, इनमें मैं आपको नीचे बताऊंगी। अब दूसरी क्या है, दूसरी कॉज भी देख लें कि अगर हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो रही हो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की, अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की ही यहाँ पे नर्व डैमेज हो जाए तो हमारे पास क्या हो, तब भी हमारे पास पार्किंसोनिज्म कॉज होता है, तब हमारे पास क्या होगा, पार्किंसोनिज्म कॉज होगा। अब हम नीचे देखते हैं कि हमारे पास इटियोलॉजी क्या है, इसका कॉज क्या है। अब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने लगे हैं कि किस तरह इम्बैलेंस होते हैं। ठीक है, अब हम देखें एक नॉर्मल कंडीशन अगर हम देखें तो हमारे पास अगर डोपामीन और एसिटाइलकोलिन का ब्रेन में लेवल इक्वल है तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अगर हमारे पास डोपामीन का लेवल कम हो गया है और एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा हो गया है ब्रेन के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, पार्किंसोनिज्म होगा। ये देखें इम्बैलेंस क्या है, नॉर्मल नहीं है, इम्बैलेंस हो गया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पार्किंसोनिज्म हो गया। ठीक है, याद रखिएगा कि पार्किंसोनिज्म में किसका लेवल कम होता है, डोपामीन का लेवल कम होता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, पार्किंसोनिज्म होता है। अगर हमारे पास डोपामीन का लेवल कम हो, डोपामीन का लेवल ज़्यादा हो जाए और एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, साइकोसिस कॉज करते हैं। आपने इन दो कंडीशंस को याद रखना है कि क्यों, किसमें क्या हो रहा है और किसमें क्या हो रहा है। ठीक है, पार्किंसोनिज्म में हमेशा डोपामिन का लेवल कम होगा और साइकोसिस में हमेशा डोपामिन का लेवल ज़्यादा होगा, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। इसलिए आगे हम जाके देखेंगे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पार्किंसन पेशेंट को क्यों नहीं देते, क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ये जाके आगे रीज़न मैं आपको बताऊंगी। ये अभी हम मेजर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं।
अब आगे हम इसका देखने लगे हैं नर्व साइकिल कि नर्व्स में कैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, किस तरह ये कन्वर्जन में जाता है। अगर हम नॉर्मल साइकिल देखें तो हमारे पास 2 नर्व्स होती हैं जो ये सारा साइकिल परफॉर्म कर रही होती हैं। एक आता है नियोस्ट्रेटम और एक आता है सबस्टेनिया निग्रा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2 नर्व्स हैं, ठीक है। अब नियोस्ट्रेटम के हमारे पास नर्व टर्मिनल पे क्या होता है, एसिटाइलकोलिन प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, जो यहाँ पे इनहिबिटरी गैबा न्यूरॉन्स है वो एसिटाइलकोलिन को कहाँ लेके आएंगे, नीचे सबस्ट्रेटम निग्रा में लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या आया, एसिटाइलकोलिन सबस्ट्रेटम निग्रा में, सबस्ट्रेटम निग्रा में यहाँ से गया इस साइड पे, ठीक है। मूव करते करते वो कहाँ आया, इनहिबिटिंग डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के पास आया। जैसे ही न्यूरॉन के पास आया, इसने यहाँ पे इसको सिग्नल्स दिए, ये न्यूरॉन से सिग्नल गया, इस नर्व ने क्या किया, आगे जाके किसको रिलीज किया, डोपामिन को रिलीज किया। देन डोपामिन जब रिलीज हुआ, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल बैलेंस में जाया, यहाँ पे स्टिमुलेटरी एसिटाइलकोलिन फिर स्टार्ट होगा, ये जाके दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया, डोपामिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास नॉर्मल बैलेंस चल रहा है, डोपामिन भी बन रहा है हमारे पास, एसिटाइलकोलिन भी बन रहा है, सिग्नल्स भी पूरे पूरे जा रहे हैं, हमारे पास कोई इंबैलेंस अब नॉर्मेलिटीज कॉज नहीं हो रही। देखिए यहाँ से एसिटाइलकोलिन आया है, देन उसने क्या किया, सबस्टेनिया निग्रा में आया है, डोपामिनर्जिक नर्व के पास गया है, देन उधर से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ने आगे सिग्नल दिए हैं कि डोपामिन को रिलीज करें। देन ये दोबारा कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है, न्यूरॉन ने दोबारा कन्वर्जन स्टार्ट किया, फिर एसिटाइलकोलिन बन रहा है, फिर डोपामिन बन रहा है। ये दोनों क्या है, दोनों नॉर्मल बैलेंस पे चल रहे हैं, डोपामिन भी बन रहा है और एसिटाइलकोलिन भी बन रहा है, दोनों की प्रोडक्शन क्या है, सेम है। अगर हम इन पार्किंसन डिजीज में देखें, अब क्या है, नियोस्ट्रेटम ने क्या किया, एसिटाइलकोलिन को नीचे शिफ्ट किया, इनहिबिटरी गैपा न्यूरॉन की हेल्प से वो कहाँ आया, नीचे सबस्टेनिया निग्रा में आया है। सबस्टेनिया निग्रा में आगे जाके देख रहा है कि वो किधर गया है, डोपामिनर्जिक नर्व के पास गया है, तो उसने वहाँ पे देखा है कि नर्व की क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन, वहाँ से नर्व्स ही टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। अब क्या आगे सिग्नल्स जाएंगे, नहीं। जब नर्व भी हमारे पास डैमेज हो गई है, क्या आगे सिग्नल जाएंगे, नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगी, सेल डेथ शुरू हो जाएगी, लेस डोपामिन रिलीज होंगे, डोपामिन रिलीज नहीं होंगे, जो थे वही रह जाएंगे, यहाँ पे आगे डोपामिन जा ही नहीं रहे। सिग्नल जाएगा तो आगे डोपामिन रिलीज होंगे, जहाँ जो उधर थे वही उधर रहेंगे। हमारे पास क्या हो गया, सेल डेथ यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया, लेस डोपामिन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्टेप 2 देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे डोपामिन नहीं बन रहा, यहाँ पे सिग्नल जाएगा तो डोपामिन रिलीज करेगा ना, इनहिबिटरी डोपामिन डोपामिनर्जिक नर्व्स न्यूरॉन्स, ठीक है। जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स सिग्नल्स ही नहीं आगे ट्रांसफर करे तो डोपामिन रिलीज नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टेप 2 में हमें उन्होंने ये बताया है कि लेस इनहिबिटरी डोपामिन, जितने इनहिबिटरी डोपामिन कम होते जाएंगे, यहाँ पे एसिटाइल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नफ्स तो ठीक है, यहाँ आती जाएंगे और एसिटाइलकोलिन यहाँ बढ़ते रह जाएंगे सबस्टेनिया निग्रा में, ठीक है। और डोपामिन आगे ट्रांसफर ही नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो हमारे पास क्या है, लेस इनहिबिटरी डोपामिन की वजह से हमारे पास क्या होगा, मोर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। जब एसिटाइल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, मैंने पीछे भी आपको बताया, तो हमारे पास क्या होता है, अब नॉर्मल सिग्नल्स बनते हैं। अब नॉर्मल सिग्नल्स की वजह से इम्पेयर्ड मोटिलिटी की हमारी मसल मूवमेंट क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, ट्रेमर शुरू हो जाते हैं, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। देन इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्किंसन बोलते हैं, ठीक है। पार्किंसोनिज्म का ये प्रोसेस है। ये नॉर्मल में भी बता दिया आपको मैंने, और डिजीज़ में भी बता दिया कि कहाँ इशू आता है। अब ये कुछ पॉइंट्स है, याद रखिएगा कि आगे यूज़ होने हैं। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है स्लो मूवमेंट, एकाइनेसिया नो मूवमेंट, डिसकाइनेसिया अब नॉर्मल या इनवॉलेंटरी मूवमेंट को बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स इसको फ्रीक्वेंट करवाती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स इन कंडीशन को लेस फ्रीक्वेंट कॉज करती हैं, ठीक है। अभी हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। कुछ चीज़ ना समझ आई तो आगे भी आपके पॉइंट क्लियर होते जाएंगे।